ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन टीवी में एक मुलाकात और हमारे साथ है राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री ब्रजकिशोर जी शर्मा। मंत्री महोदय, एक जो कई बार बात आती है सामने निकल करके, बिल्डिंग्स की भी बात आती है कि अभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सरकारी स्कूलों का वो उस स्थिति में नहीं है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार सहयोग करके काफ़ी बजट भी काफ़ी आता है। लेकिन क्या वजह कि जितनी को कहते हैं कि पेड़ के नीचे क्लासें 2-2, 3-3 चल रही है, एक ही बिल्डिंग में एक ही कमरे में 2 क्लासें चल रही हैं, तो ये कैसे दूर होगा? ये हजारों की जो तादाद में स्कूल है, हमने इस चीज़ को सर्वे कराया था। कुल राजस्थान में 519 या 500 कुछ स्कूल ऐसी हैं जो भवन विहीन है, लेकिन उसमें अकेला शिक्षा विभाग ही दोषी नहीं है। शिक्षा विभाग ने जो है पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, नगर निगम को हमने लिखा है कि वो जमीन उपलब्ध कराए जिससे हम उस जगह स्कूल बना सकें। इसलिए ये सब चीज़ें एक भ्रांति मात्र है कि एक कलाम से शिक्षा विभाग उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। हर साल रमसा में इतना बजट आ रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, बिल्डिंगें भी बन रही है, मॉडल स्कूल्स भी बन रहे हैं। जब ये सब कुछ हो रहा है तो भी इसको कलाम से आपको फेज वाइज होगा, एक साथ तो सब हो नहीं सकता, इसलिए उस काम को किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में ये प्रॉब्लम रहने वाली नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है जिसके लिए आपको बड़ा एक सौभाग्यशाली भी है कि सरकार चाहे पिछली रही हो चाहे ये सरकार हो, एम्प्लॉयमेंट के मामले में एजुकेशन ऐसा विभाग है जिसने सर्वाधिक रोजगार दिए हैं। इसको लेकर के आपका क्या मानना है, कैसा लगता है आपको? रोजगार उपलब्ध होना सब एक सुखद काम है। हर आदमी को जिसको रोजगार मिलता है, अगर मान लो को पढ़ा लिखा नहीं है, अब वो रोजाना की रोजगारी करता है, रोजगार के लिए जाता है, तो जो शाम को उसकी जेब में पैसा मिलता है तो नेचुरल है कि उसको एक स्वाभाविक है उसको खुशी होना। तो जब रोजगार जिसको मिलता है, हमने अभी 9,000 टीचर्स की भर्ती हम कर चुके हैं, 11,000 के 12,500 के करीब सेकेंड ग्रेड के टीचर्स आ चुके हैं। पीटीआईज की भर्ती का काम चालू है, हेडमास्टर्स की भर्ती का काम चालू है, आरपीएसएस एग्जामिनेशन हो चुके हैं और 41,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, खाली 2 जिलों को छोड़ करके। और ये सब भर्तियाँ जब हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार के लिए भी और प्रदेश के उन नौजवान युवकों के लिए भी एक मौका मिलेगा कि वो अपने परिवार, वो खुद इंडिपेंडेंट रोजगार कर सके और अपने माँ बापों के जीवन का सहारा बन सके। केंद्र सरकार की एक योजना, आप लोग भी उससे सहमत हैं, आरटी ही राइट टू एजुकेशन वाला है, एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक, अगर इस पूरा सक्सेस होता है तो एक प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। अभी कहाँ कमी मान के चलते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो एक मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं, कभी क्या बहानेबाजी चलती है, कभी क्या चलती है, तो इनको किस तरह से सेट कर पाएंगे? आरटी में कोई मुश्किल नहीं है। जो प्रोविजन सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने दिए हैं, आरटी किसी एक पार्टी के का नहीं है। पार्लियामेंट में लंबी बहस के बाद ये मुद्दा तय हुआ है और कपिल सिब्बल साहब ने जो है उसको मामले में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी आरटी को अडॉप्ट कर लिया है। 2013 तक उनके रिकमेंडेशंस को उनको लागू करना है। कुछ भ्रांतियां प्राइवेट स्कूल्स
वाले जो हैं वो कम्युनिकेशन गैप के अभाव में वो उसको या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। और मेरे शिक्षा मंत्री बनने के पहले कोई इस तरीके का एक चेक लिस्ट जारी हो गई थी जिसमें निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल्स को उनके साथ उस चेक लिस्ट के मुताबिक काम करना मुश्किल था। और मुश्किल नहीं, बाकी कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि जो एक तरीके से असंभव थी। जैसे किसी से किराए नाम पे किराए पे 30 साल का किराया नामा कौन लिखेगा, कोई नहीं लिखता। ऐसे कई बहुत सी चीज़ें थी। शहरों में खेलों के मैदान कहाँ से आएंगे, स्कूल चलाने के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें थी जो उसको हमने नई चेकलिस्ट बनाई है। उनके प्रतिनिधियों के मंडल मेरे से 2 बार इस बारे में बात हो चुकी है और आम सहमति बनने के बाद में हमने उस समस्या का समाधान कर दिया है। तो माना जा सकता है ये जो शिक्षा सत्र है इसमें इसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, मेरे को उम्मीद है। एक दूसरी बात ये हो आती है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है इनकी मनमानी फीस को लेकर के कई बार चर्चा होती है, लेकिन उन पर लगाम नहीं लग पाती है कि स्ट्रक्चर जो होना चाहिए। पिछले दिनों आपने एक मीटिंग भी ली है जिससे कुछ लग रहा है कि शायद कोशिश है वो सामने उसके कुछ रिजल्ट्स आए। तो ये होना चाहिए, हर एक जो पेरेंट्स उनकी इच्छा है। अभी विचार ये मामला खाली राजस्थान का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान का है और पूरे भारत देश का मामला है। उसमें एक कोई अथॉरिटी इसमें बन रही है, वो पूरा एक बार जब तक वो फार्मूला तय नहीं हो जाए, जब तक इसमें थोड़ी सी शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा विभाग इस बार मानव संसाधन मंत्रालय इस मामले में सीरियस है, वो भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं क्या उसके परिणाम आने के बाद। ये सब कंपटीशन का ज़माना है, सरकारी स्कूल हैं, इसमें टीचर्स भी आपके हर फैकल्टी के मिलते हैं, लेकिन अभी क्या वजह है कि जैसे पौधार स्कूल एक इकलौता राजस्थान का था जिसमें इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था थी, अब वो भी नहीं रही है। तो क्या इस तरह का आपका विचार है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स भी हमें डेवलप करने चाहिए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। असल में मेरा शिक्षा मंत्री बनने के बाद में मैं एक बात बहुत अपील भी करना चाहता हूँ अध्यापकों से, टीचर्स से। अभी भी आज एक डेलीगेशन आया था, उनसे भी मैंने इस बारे में चर्चा की कि सरकारी शिक्षक जो है निश्चित रूप से, मुझे इस बात एक्सेप्ट करते हुए कोई कहीं वो नहीं है, क्योंकि अकेले आज का मामला नहीं है, ये लॉन्ग पिछले कई साल वर्षों से ये स्थितियां बन रही है। शिक्षक अपना पूरा टाइम जो है वो बच्चों को दे देता है, और जब बच्चों को पूरा टाइम नहीं देता, अब वो उस वजह से लोगों का अट्रैक्शन, और जब वहीं पर दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट खुल जाए तो निश्चित रूप से अब हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बच्चे या बच्ची की शिक्षा अच्छी जगह हो, और उसी के मुताबिक वो एडमिशन्स ले लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम इस मामले में हारे नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल डेवलप हो कि शिक्षक ये समझे कि अगर, और मैं आप अपील भी करता हूँ, अगर ये वो वक्त है कि अब भी नहीं सुधरे तो जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल्स पर एक स्कूल का वो मैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए अगर सरकार की नौकरी करनी है तो शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ कि वो जिस जिम्मेदारी के पद पर हैं वो जिम्मेदारी को और ठीक ढंग से, अब बच्चों का भविष्य, मैं पूछता हूँ आपसे, उनसे, शिक्षकों से, अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है
और फिर वहाँ का टीचर अगर उसको देखभाल ठीक नहीं करता है तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपील है कि आप लोग इस बात पर गंभीर हों और बच्चों से, शिक्षकों से और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। एक साहब, सबसे बड़ी बात है कि आपके पिताश्री भी एक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में भी उनका अपना एक अलग मुकाम रहा है, तो आपके इसमें उनका कितना योगदान है? उनका मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। मेरे पास तो मैं तो राजनीतिक था नहीं, मैं तो एक सीधा साधा इंजीनियरिंग 1968 में करके आया था। उसके बाद मैं अपना व्यापार करता था। 2003 में बाबूजी ने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो चुनाव लड़ लिया, जनता ने जिता दिया। 2008 में भी चुनाव मुझे को पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ लिया, पार्टी ने, लोगों ने जिता दिया। तो निश्चित रूप से जो भी कुछ मैंने तो सीखा है राजनीति में, सब उनसे सीखा। पूरे संस्कार, राजनीति के संस्कार निश्चित रूप से जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को अपन फॉलो करते हैं। दो सवाल छोटे छोटे से हैं। एक तो परिवार को किस तरह से, राजनीति में भी आपका समय पूरा जाया होता है, परिवार की अपनी अपेक्षाएं, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, एक सवाल। दूसरा, राजनीति में अपराधीकरण दूर हो, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, परिवार का जहाँ तक, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, लड़की की शादी कर दी। दोनों बच्चे पढ़ लिख करके वेल एस्टेब्लिश अपना व्यापार कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनको इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए परिवार का तो मेरे पर कोई लायबिलिटी है नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए परिवार तो एडजस्ट हो जो होते रहते हैं। लेकिन ये सही है कि पोते पोतियों की जरूर कमी मिलती है। अपराधीकरण की जहाँ तक राजनीति का ताल्लुक है, मैं इसको लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात मानता हूँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। तो आपने सुना मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से लेकर के और राजनीतिक जीवन की पूरी चर्चा। अब एक मुलाकात को देंगे यहीं विराम।